Okay, so here we are again with you guys and वो कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, तो ये पूंछ रहेगी, इधर पूंछ को भी देख लें थोड़ा सा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन के लिए है विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग, डायपोल मूवमेंट एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं आपको ना दो चीज़ें प्रीडोमिनेटली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है डायपोल मूवमेंट के बारे में बताया था, तो उसी टॉपिक को लेकर जो है आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग द म्यूजिक एज वेल। तो बड़ा रोमांटिक किस्म का टॉपिक है, इसलिए ज़रा म्यूज़िक भी बीच में ऐड हो रहा है इसमें। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा विच इज़ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का टॉपिक भी इसको बीच में लाएंगे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल डायपोल मूवमेंट का पता चल जाए तो आप ज्योमेट्री भी बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, और उसके यू कैन से दैट के बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं आप। ठीक है, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स। सो ये मेरे लेक्चर्स का सबसे रोमांटिक किस्म का लेक्चर है आज, क्योंकि इट्स हैव बीन नेवर के एक म्यूज़िक के साथ आपको लेक्चर दे रहा हूँ। हमने सोचा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होना चाहिए इस लेक्चर के अंदर, तो ये मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये किया गया है। तो अब ये डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास एक कंपाउंड है HF। ठीक है, HF जो है ये एक कंपाउंड है जो कहते हैं जी हम इसको सपोज कर लेते हैं जी कि 100% आयनिक है। 100% क्या है? आयोनिक। तो ये हमने सपोज करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि लेट्स से दैट के जो H है डेफिनेटली प्रीडोमिनेटली अगर हम इसको 100% आयनिक सपोज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिवली पार्ट होगा, और ये जो है दूसरी साइड इसकी क्या होगी? पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगी। अब आप जरा सोचें डायपोल मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए? डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या है? फ्लोरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो डायपोल मूवमेंट है इसकी HF की, जो कि आपने पीछे टेबल में भी देखी होगी, HF की डायपोल मूवमेंट जो है विच इज़ बीइंग समथिंग लाइक, लेट मी फाइंड दिस HF मॉलिक्यूल फॉर यू। आई थिंक सो टेबल नंबर 6.8 में जो है HF मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट इन्होंने शो नहीं की है। सो लेट्स जस्ट थिंक अपॉन इट देन। ओके, लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है वो इसकी डायपोल मूवमेंट जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका हम पहले लेंथ को जो है लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने डायपोल मूवमेंट निकालनी है तो आपको ये जो इसके दरमियान लेंथ है ये पता होनी चाहिए। तो मैं आपको लेंथ बता देता हूँ। इट इज़ गिवन एग्जाम्पल नंबर 1 इन योर बुक, पेज नंबर 187, 0.917। ठीक है, 0.917 इंटू 10 रेज़ द पावर -10 मीटर। यानी ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये R है जो किसने ट्रैवल किया है? गेस इट। यस, इलेक्ट्रॉन पेयर ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ने जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब आपको देखें चार्ज की वैल्यू तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको याद होगा क्या है? ठीक है, 1.609 इंटू 10 रेज़ द पावर -19 कूलम। ये वैल्यू है किसकी? चार्ज की। अब देखें डायपोल सॉरी, डायपोल मूवमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q इंटू दी R। ठीक है, डायपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला है? Q इंटू दी R। तो अब जो है अगर आप चाहते हैं कि आप पता लगाएं कि इसमें आयनिक करैक्टर कितना है, लेट्स से दैट हम कह रहे हैं 100% आयनिक है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना कि कितना आयनिक करैक्टर, इज दैट 100% और नॉट। तो हमारे पास डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू दी R। Q हमें पता लग गया है विच इज समथिंग लाइक 1.609, right, let me erase it for you, 609 into 10 raised the power -19 coulomb, right? That's the value for the charge। और डिस्टेंस कितना बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको? 0.917 into 10 raised the power -10 मीटर। सो ये मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता लग जाएगा आपको मीटर कूलम में वैल्यू पता लग जाएगी। मीटर कूलम में वैल्यू क्या निकलेगी? 1.469, राइट, 1.469 इंटू 10 रेज़ द पावर -29 मीटर कूलम। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ द डायपोल मूवमेंट। ये वैल्यू जो है किस में आ गई है? डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आपको पता लग गई है। आप पता लगाना चाह रहे हैं आयनिक करैक्टर।
राइट। तो ये आयनिक कैरेक्टर लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ऊपर जो फॉर्मल लिखा हुआ है उसमें ऊपर आपने ऑब्जर्व लिखनी है, नीचे आपने आयनिक लिखनी है, तो आपने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आयनिक डायपोल मोमेंट क्या निकली है जी, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था और ये हमारे पास चार्ज था, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपको पता है ना, आपने वैल्यू डी बाय में कन्वर्ट करनी होती है, तो आपको ये भी मैंने बताया था कि जो 1 डी बाय है वो बराबर है, डिड यू रिमेंबर दैट, 3.336 इंटू 10 रेज़ द पावर, ठीक है, 3.336 इंटू 10 रेज़ द पावर -30 माइक्रो कूलम। अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको डी बाय में वैल्यू आ जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट इधर देखें ज़रा, 1.469 इंटू 10 रेज़ द पावर -19 कूलम, माइक्रो कूलम सॉरी, और 3.336 इंटू 10 रेज़ द पावर -30 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो कूलम कट जाएंगे, डी बाय आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आंसर निकलेगा आपके पास, इसका आंसर बेटा आपके पास निकलेगा समथिंग लाइक 4.4 डी बाय, 4.4 डी बाय। अब ये बात याद रखिएगा, ये आपने निकाल लिया है। अब 4.4 डी बाय, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, कितनी मूवमेंट हो रही है, 4.4 डी बाय, रिमेंबर दैट। ओके, लेट मी हैंडल दिस प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, यानी हमने जो एक जो है इसकी HF की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो हमने यहाँ पे भी निकाल ली है, लेकिन एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है जो आप कैलकुलेशन करके निकालते हैं, विच इज़ 1.90, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, 1.90 डी बाय। जो अभी आपने निकाली है वो कितनी निकाली है, 4.4 डी बाय। ये वैल्यू आपको हमेशा वो डेटा के न्यूमेरिकल में देगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपने ये वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। उससे ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आपके, वो आपको जो है HF के दरमियान डिस्टेंस देगा, ठीक है। HF के दरमियान जब वो आपको डिस्टेंस देगा तो सारा न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब डिस्टेंस देगा तो आप पता है कूलम की वैल्यू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप कोई माइक्रो कूलम में वैल्यू निकालेंगे, उसको 1 डी बाय वैल्यू माइक्रो कूलम के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो आपकी क्या होगी, आयनिक वैल्यू होगी। आयनिक वैल्यू आपने निकाल ली, उसके बाद जो ऑब्जर्व वैल्यू वो डाटा में आपको देगा, तो आप उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दें, आप किससे मल्टीप्लाई करें, 100 के साथ, तो आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 43.2% निकल रही है। तो 43.2% का क्या मतलब है कि HF 100% आयनिक नहीं है, राइट। HF जो है वो 100% आयनिक नहीं है, बल्कि सिर्फ 43% जो है वो आयनिक है, समथिंग लाइक। तो 57% क्या हुआ, कोवलेंट हुआ, है ना। 57% क्या हुआ, कोवलेंट इन नेचर हुआ, क्योंकि अगर 43% आने तो फिर डेफिनेटली 57% क्या होगा, 57% कोवलेंट हुआ। तो आप यहाँ से ये नोटिस कर लें कि अगर 57% कोवलेंट है तो HF आयनिक नहीं होता। HF मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूलर स्टेट में एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सो ये तो हमने पता कर लिया कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का आयनिक करैक्टर निकाल सकते हो, किसकी मदद से, डायपोल मोमेंट की मदद से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी कि ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल डायपोल मोमेंट में, जो डायपोल मोमेंट की वैल्यूज होती हैं वो हमें कैसे मतलब एक्सप्लेन करती हैं, ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले सोचा जाता था जी वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, वो जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और उसका वो एक नॉन पोलर है, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर से देखें तो आपको पता है वेक्टर जो है अब बन रहे हैं और ये ऑपोजिट है और इक्वल है। तो आपको पता है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में हुआ था, तो ये तो हो गए आपके कह लें कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन और सेम इन मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल हो गए। अब तो कोई डायपोल मूवमेंट नहीं आएगा, है ना। जब डायपोल मूवमेंट नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ये जो है बिल्कुल जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल भी लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको पता है, आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि जो लोन पेयर हैं वो थोड़ी ज़्यादा जगह घेरते हैं, ठीक है। लोन पेयर के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, लोन पेयर थोड़ी ज़्यादा जगह घेरते हैं, इसीलिए थोड़ा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कह लें कि एंगल है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, इसका जो एंगल है थोड़ा सा क्या होता है, बेंट हो जाता है नीचे की तरफ, यहाँ से भी थोड़ा सा बेंट हो जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर। ये बेंडिंग को क्या बोलते हैं, एंगुलर। और ये डिस्टेंस होता है दैट इज
दैट इज 104.5 डिग्री। तो देखें अब अगर इस स्ट्रक्चर की आप क्या निकालेंगे, डायपोल मोमेंट निकालेंगे, तो देखें अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं निकलेगी। अब दोनों वेक्टर्स समहाउ सेम मैग्नीट्यूड के साथ तो नहीं, लेकिन समहाउ डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो डायरेक्शन जब दोनों की सेम है तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकलेगी, यानी कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा सा मूव किया होगा और डिस्टेंस हमें आएगा यहाँ पर, यानी कि डिस्टेंस का थोड़ा हमें रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे। अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप माइक्रोकूलम में वैल्यू निकाल कर डी बाई निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए। अगर डिस्टेंस दोनों तरफ इधर का डिस्टेंस बराबर आ जाए फिर तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इधर का डिस्टेंस जो है समहाउ ऐसा निकला है कि आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकें, तो फिर ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है। डिस्टेंस इक्वल आने से उसका कैंसिल होना भी मकसूद नहीं है। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस आ गया है, लेट्स से दैट कि कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्टेंस की आ गई है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आएगी वो डिस्टेंस की वैल्यू। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कोई ना कोई आ गई है, तो दैट लिटरली मेक्स इट एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्ट एंड इट विल लिटरली मेक इट एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। तो ये इस तरीके से आप कह लेंगे H2O की जो है आप एंगल के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई एंगुलर होगा, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस तरह ही H2S भी है ऐसी कैटेगरी में कि ये भी एक एंगुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरह ही आप और भी स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो S है इसके दरमियान जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इसके दरमियान जो डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 0.95 डी बाई, राइट। और इसके अलावा कौन सा मॉलिक्यूल है, सल्फरस डाइऑक्साइड है। अब देखें जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड आपको लीनियर लगती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी लीनियर लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें डायपोल मूवमेंट होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सल्फर। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज समथिंग लाइक 1.61 डी बाई, ठीक है, 1.61 डी बाई इसकी वैल्यू है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की पहले मैंने आपको बता दिया 0 है, लेकिन अगर कार्बन मोनो की देखें तो डेफिनेटली अब तो दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है, तो ऑक्सीजन की तरफ डायपोल मूवमेंट होगी, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा। और इस तरीके से इसकी जो डायपोल मूवमेंट निकलेगी वो निकलेगी बड़ी स्लाइट सी वैल्यू निकलेगी 0.12 डी बाई। और कार्बन डाइसल्फाइड की वैल्यू भी निकलेगी, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। लेट मी मेक इट फॉर यू ओवर हेयर। तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी क्लेवर एट दिस टाइम, अगर थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि क्लेवर हुए बगैर गुजारा भी नहीं होता है और ट्रिगी होना चाहिए इंसान को अपनी स्टडीज़ के अंदर। अगर वो ट्रिगी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मार्क्स लूज़ करता है। तो यू नीड टू बी ट्रिगी। और इसमें जो है यू कैन से दैट के कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आएगी दैट इज इक्वल टू 0, राइट, दैट इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, उसकी डायपोल मूवमेंट भी 0 आएगी। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की डायपोल मूवमेंट 0 कैसे आएगी ये भी देख लें। अब देखें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की डायपोल मूवमेंट 0 इसलिए आएगी क्योंकि देखें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी डायपोल मूवमेंट फ्लोरीन की तरफ होगी ना, नेगेटिवली चार्ज पार्ट की तरफ होगी, और यहाँ पे डायपोल मूवमेंट किस तरफ होगी, इस फ्लोरीन की तरफ, और यहाँ पे इस फ्लोरीन की तरफ। देखें अब ये डिफरेंट फ्लोरीन्स की तरफ जो है ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। तो अब ये दोनों वेक्टर्स और ये एक वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे, तो एज अ होल आप कह लेंगे डायपोल मूवमेंट क्या निकलेगी, 0 डी बाई निकलेगी। सो दैट लिटरली मेक्स बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और मीथेन में भी यही केस हो जाता है, मीथेन में भी यही केस हो जाता है कि एक टेट्राहीड्रल शेप है मीथेन की, ठीक है। और मीथेन में भी जो है यू कैन से दैट कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ये हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। और यहाँ पर ये देखें, तो समहाउ ये सारी डायपोल मूवमेंट जो है दैट विल लिटरली मेक इट एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये देखें ये वाला जो हमारे पास जो है
कह लें कि हाइड्रोजन है, ये सिर्फ मूव कर रहा है और ये देखें ये ऑपोजिट हो गया ना एक दूसरे के बिल्कुल, और ये भी सम एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ऑपोजिट अगर हो जाएंगे तो इट विल मेक द मॉलिक्यूल एज अ नॉन पोलर। तो यहाँ पे डबल मूवमेंट 0 आएगी, तो मीथेन मॉलिक्यूल भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ नॉन पोलर। तो देखें ज्योमेट्रीज, डबल मूवमेंट हमें ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन करता है, और ज्योमेट्री से हम किसी भी मॉलिक्यूल को जो है वो पोलर या नॉन पोलर डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे हमें इनके एंगल से भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि एंगल भी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर या नॉन पोलर डिसाइड करने में। तो आई रियली विश कि ये अब दुम जो रह गई थी इस चैप्टर की वो आपको क्लियर हो रही है। एंड देयर इज़ अ बिट मोर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अबाउट द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, के बॉन्डिंग का भी कोई प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पे थोड़ा इफेक्ट होता है। वो तकरीबन एक छोटी सी वीडियो होगी, आई रियली विश कि आप उसको भी फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो मैंने प्रीवियसली भी 2 वीडियोस आप लोगों के लिए जनरेट की हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप इनको प्रॉपरली ज़रा गौर से देखें, समझें, एंड आई रियली विश के यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।